नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में और मैं हूं जुबैर खान। मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के तमाम जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता। दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी मंडियों को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सरकार ने एपीएमसी एक्ट यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति कानून के तहत स्थापित तमाम सरकारी मंडियों को भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड का गठन पिछले साल 15 मई को कोरोना के पहले चरण के दौरान किया गया था। इस फंड के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट का प्रावधान है। फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने तमाम सरकारी मंडियों को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इस फैसले का हवाला देते हुए तोमर ने नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से कहा कि सरकार का सरकारी मंडियों को खत्म करने का कोई भी इरादा नहीं है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों से अपील की कि इन कदमों के मद्देनजर किसान संगठनों को अपना आंदोलन वापस लेकर सरकार से बातचीत शुरू करनी चाहिए। नारियल के खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा
और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। दूसरा, आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ, आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो सरकार से बातचीत पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि मंत्री फिर से शर्त के साथ कह रहे हैं कि किसान आए, बातचीत करें, कानून खत्म नहीं होंगे, उनमें बदलाव नहीं होगा। सरकार को बात करनी है तो बात करे, लेकिन शर्त के साथ किसानों के साथ बातचीत ना की जाए। जो भी वो कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा हरगिज नहीं। कर्जा हो जाएगा, उसे फिर कहेंगे जी मंडी पे नहीं कर रही, मंडी को पूर्ण रूप से बंद कर दो, ये हाल होगा। इससे पूर्ण रूप से हम इससे सहमत नहीं है। और वो पूरा जो 1 लाख करोड़ रुपया है, ये भाव तो दे नहीं रहे, ये कहां जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया। हमने ये कहा कि जो एमएसपी है उसकी आप गारंटी दे दो, जो माल खरीदेगा वो पैसा देगा हमारा, मंडी रहेगी हम उसको टैक्स देंगे। तो ये कहा ना हमने, तो ये मंडी से बाहर खरीद करेंगे। अभी भी मंडी से बाहर खरीद हुई, बहुत सी मंडियों के बाहर खरीद हुई, प्राइवेट मंडियां खुली है। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट की मंडी थी ये सारी रूप से खत्म होगी। ये है। और बातचीत का जहां तक सरकार का है, बातचीत वही कर लो। बातचीत तो आपने 6 महीने से नहीं करी, आपको जब मन करता हो सरकार को जब बातचीत शुरू कर ले, हम बातचीत के लिए ये है। और बातचीत का जहां तक सरकार का है, बातचीत वही कर लो। बातचीत तो आपने 6 महीने से नहीं करी, आपको जब मन करता हो सरकार को जब बातचीत शुरू कर ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो फंड दिया जाएगा उसमें भी उन्होंने कहा है कि इससे ऐसा नहीं है कि पहली बात तो एपीएमसी खत्म हो नहीं रही, दूसरी बात ये भी देखा जा सकता है कि एमएसपी पर लगातार खरीद जो है वो बढ़ रही है। जहाँ की लोगों के आंदोलन में अधिक है, वहाँ किसानों को 1000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद कर पेमेंट किया गया है। नहीं, सीधा पेमेंट करा गया। कितने लोग उसे खरीद करेगी? जो बाहर सस्ते में अनाज खरीदता है वो अनाज कहाँ जाता है? 50% से ज्यादा अनाज जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है वो गोदामों में जाता है सरकारी, वो फर्जी तरीके से जाता है। उसमें उसके कर्मचारी और जो बड़े लोग हैं वो उसकी खरीद करते हैं। जो वहां पर व्यापारी बैठा है वो खरीद करता है सस्ते में, और वो फिर एफसीआई को और इनको देता है वो अनाज। किसान से खरीद नहीं हुई। आज भी किसान का अनाज तो बहुत अनाज घरों में पड़ा हुआ है। वो हरियाणा की आप बात कर लो, आप उत्तराखंड की बात कर लो, आप तराई वाले बेल्ट की बात कर लो, किसान का तो गेहूं की खरीद हुई नहीं। यही मक्का का हाल है, यही दूसरी जो फसलें हैं उसका हाल है। तो एमएसपी पे पूर्ण रूप से किसान की खरीद नहीं होती और बाजार उससे सस्ता है। जब तक इस पर कानून नहीं बनेगा किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन वार्ता की बात आप भी काफी समय से कह रहे थे कि वार्ता होनी चाहिए। आज एक बार फिर सामने से कृषि मंत्री जी ने कहा है कि वार्ता के लिए अपील की है किसानों से, क्या कहना चाहिए?
नौकरशाह से नेता बने अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर को चेतावनी दी। ट्विटर की मनमानी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और हर किसी को इसे मानना ही होगा। संसद सदस्य के रूप में वैष्णव का ये पहला कार्यकाल है और वो कैबिनेट मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रभारी होंगे। वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और संचार मंत्रालय में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की जगह ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है देश की सेवा करने की। इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे क्षमता से जितना काम होगा उतना मैं करूंगा। सर, आईटी मिनिस्टर के सामने सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट था ट्विटर के साथ जो पैट चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या सोशल मीडिया आईटी गाइडलाइंस को मानेगा? जो विवाद चल रहा है उसको आपके सारे के सारे प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों में आपका जवाब है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा। और कई मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री का कार्यभार संभाला और अपने मंत्रालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी जानकारी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज प्रधानमंत्री के सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का नया स्वरूप खड़ा करेगा, जहां लोगों को तमाम सुख सुविधाएं मिल सकें, लोग पलायन ना करें, मेरा लक्ष्य है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना है, इस सपने को गांव-गांव तक पहुंचाना है। देखिए, मेरा विजन वही है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री ने पहला दिन 2014 में जब संसद के अंदर पहली सीढ़ी के अंदर मत्था टेका था, वो उनका डिवोशन और इमोशन दर्शाता था। आज हम सब, उन्होंने जो कल्पना की है भारत, आत्मनिर्भर भारत का, हर विभाग को उस आत्मनिर्भर भारत में एक अपना नया चित्र खींच करके उसको पूरा करना, काम पूरा करना। इस विभाग में क्या है साहब, देना, सड़क देना। अब भारत की सरकार ने डिजिटल को एक नई सोच के तहत लिया है। ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव गया है। कहाँ गया है? पंचायत में गया है, गांव में जा रहा है। स्वामित्व योजना है जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ देना, कि हर जमीन के टुकड़े को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आना, यानी पारदर्शी तरीके से। मनरेगा की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस मनरेगा को पारदर्शी तरीके से प्रधानमंत्री ने किया है कि आज कोरोना एक के खाते में मनरेगा से जो पैसा गया वो एक पारदर्शिता दिखाता है, एक समर्पण उतारने का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप 7 करोड़ 8 करोड़ लोग जिससे जुड़ा हो, 70 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तो ये एक बड़ी कल्पना है। और ये कहाँ होगा? गांव में होगा। गांव का यूनिट क्या है? पंचायत है। तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मोदी के सपनों को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का एक नया स्वरूप खड़ा करना, जहां अनुप्रिया सिंह पटेल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये मौका दिया। ये अच्छा विभाग है, मेरे लिए नया विभाग है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बता दें कि अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री है। इनके पिता अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल थे। 2012 में अनुप्रिया पटेल यूपी विधानसभा की सदस्य चुनी गई। वो 2014 के आम चुनाव में मिर्जापुर के निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन के लोकसभा के लिए चुनी गई और उस दौरान भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली।
मुझे सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है कि उन्होंने मुझे दूसरी बार ये अवसर दिया है। और एक बहुत ही अच्छा विभाग है, मेरे लिए नया विभाग है, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने का अवसर भी होगा। और जितना ज़्यादा विभाग को जानूंगी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि इन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश की, देश की जनता को कैसे मिले, इस दृष्टि से काम भी कर पाऊंगी। अभी मैं मिनिस्ट्री को समझने के लिए कुछ दिन चाहिए, मुझे लगता है उसके बाद मैं बेहतर इस विषय पर अपनी बात रख पाऊंगी कि हमारे प्रदेश में वहाँ क्या क्या काम इस मंत्रालय के। मैं स्वयं महिला हूँ और मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी राज्यों के सदन हैं और हमारे देश का जो सदन है, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, और इसके साथ ही साथ हमारे जो मंत्री परिषद है उसमें महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। महिलाएं अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बहुत ईमानदार होती हैं, बहुत निष्ठापूर्वक काम करती हैं और एक से एक योग्य महिलाएं हैं जो आज चुनकर संसद में आई हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसी मेरी बहुत सारी बहनों को जो बहुत योग्य हैं, अपने दम पर चुनकर आई हैं, अलग अलग राज्यों से आती हैं, उनको मंत्री परिषद में मौका मिला है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉन बारला ने बृहस्पतिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित अंत्योदय भवन में बारला का स्वागत किया। नकवी ने ट्वीट किया कि जॉन बारला जी को आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई, उनके उज्जवल भविष्य और सफलता की कामना। आदिवासी नेता बारला उत्तरी बंगाल क्षेत्र से आते हैं और हाल ही में उत्तरी बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है आज मंत्री का, तो जनता का सेवा के लिए है ना। और प्रधानमंत्री का जो आदेश है, सब एक टीम बनाया गया, उस टीम के तहत हम लोग मिल के पूरा देश का जनता के लिए काम करेंगे। और विशेषकर हमारे क्षेत्र में चाय बागान मजदूर रहते हैं, ज़्यादातर माइनॉरिटी भी बहुत सारा है और विशेषकर किसान सब है और सबके लिए हमको काम करना है। इसीलिए आज ये पदभार हम संभाले हैं। आगामी दिन हम लोग सब मिल के पूरा पश्चिम बंगाल को, जिस प्रकार से अभी वर्तमान जो सरकार है, हम लोग थोड़े डरे हुए हैं, वहाँ का जनता डरे हुए है, उसको और फिर से शांति चाहते हैं। और शांति तो तभी आ सकता है जब डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए आगामी दिन हम लोग मंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के चुनाव लड़ने को लेकर दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि वो राजनीति से प्रेरित होकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर उनका कोई सरोकार नहीं है। किसान तो नए कृषि कानूनों को अच्छे मानते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। बैठक करता हूँ, कुछ विषय सरकार की ओर से, कुछ पार्टी संगठन की ओर से जिलाध्यक्षों को बताए जाते हैं। जिलों की भी रिपोर्टिंग जो है जिलाध्यक्षों के माध्यम से हमको मिलती है। तो संगठन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और ये एक मासिक प्रक्रिया है, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम मुख्यमंत्री के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठें। तो सारी बातचीत करने का हेतु यही है कि संगठन का, सरकार का जो भी फीडबैक आपस में देना होता है वो भी देते लेते हैं और स्मूथनेस से काम में आती रहे। ये हमारे संगठन का एक सामान्य जिसको कहते हैं वो काम है। दूसरी सरकारी कुछ योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को भी हम फील्ड में कैसे लागू करना है और कैसे बढ़िया उसके रिजल्ट निकालने हैं, ये भी संगठन के लोगों को बताते हैं। वो भी आज मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि योजना, इस योजना को लागू करने के लिए अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 37,000 परिवारों की एक लिस्ट ये तैयार करके हमने डिपार्टमेंट्स को दे दी है। वो लिस्ट इनको भी भेजेंगे ताकि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ उठा करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। हमने घोषित किया है कि ऐसे 1 लाख परिवार, उनकी न्यूनतम आय जिनकी 1 लाख से कम है, उनकी 1 लाख आय सुनिश्चित की जाए, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो कई डिपार्टमेंट्स की कई योजनाएं वो सब हैं, इनको सब दी गई हैं। फील्ड के अंदर और भी कुछ चीज़ों का सर्वे और जिसको कहना चाहिए उसका रिव्यू करने की दृष्टि से भी हम चीज़ें करते हैं। जैसे परिवार की जो इनकम की जो हमारी जो चल रही है वेरिफिकेशन, इनकम वेरिफिकेशन के काम में भी पार्टी के लोगों को बताया गया कि वो भी वहाँ फील्ड में जो टोलियाँ हैं उनके साथ मिल करके उसके अंदर सहयोग करें। और व्यायामशालाएँ, लगभग 700 व्यायामशालाएँ ऐसी या तो पूरी हो चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। ऐसे 700 व्यायामशालाओं को भी
वो लोग जो है वो काम करेंगे। एक प्रोजेक्ट माइक्रो इरिगेशन का है, उस माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट को भी ज़्यादा ज़्यादा कामयाबी मिले, क्योंकि पानी जितना है उसका प्रबंधन ठीक हो, तभी हम जा करके अपना जो हमारा टारगेट है कि हर खेत को पानी ये पहुंचाने का हमारा टारगेट है। प्रदेश का एक भी एकड़ ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर पानी नहीं पहुंचा सके। तो जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई होगी तो सबको हम पानी जो है उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। बहुत सी योजनाएं जो हैं, बहुत अच्छी योजनाएं नीचे चल रही हैं। जैसे स्वामित्व के बारे में जैसे बीच में आया विषय कि लाल डोरा समाप्ति के बाद जिनकी हमने रजिस्ट्रियां करके दी हैं, सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और एक प्रकार से पार्टी का, सरकार का वो धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमने 20 वर्ष से ज़्यादा जिनकी मलकियत शहरी प्रॉपर्टीज़ की वो जो योजना बनाई है, इसके लिए भी वहाँ लोगों में एक अच्छा जो है फीडबैक है, उसमें भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, उसमें कराएंगे। जो कॉलोनीज अभी अनऑथराइज थी उनको रेगुलर करने की जो हमारी स्कीम है उस पर भी लोगों की राय वो में मिली है कि बहुत फीडबैक अच्छा है। जो समस्याएं हैं उनको सबको समाधान करके हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें सब में पार्टी अपना योगदान करे और पार्टी की जो भूमिका है वो सक्रिय हो, इस नाते से सारी चर्चा की गई। पंचायत चुनाव के बारे में सब लोगों ने कहा कि हाँ इस समय करा लेने चाहिए, वातावरण ठीक है, लेकिन उसमें चूंकि कोर्ट के केस की कुछ एक दो चीज़ें हैं जो 22 अगस्त को जैसे मैंने बताया उस पर सुनवाई है। 22 अगस्त को कोर्ट अगर उसका फैसला कर देता है तो उसके तुरंत बाद चुनाव कराए जाएंगे। जो बात हम कहते हैं वही उन्होंने कही है, उसमें कौन सी दो बड़ी बात है। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है। आज इस विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों की ओर से विषय आया कि नए कानून यदि लागू होते हैं तो उसमें ये लाभ व्यापारियों को भी और किसानों को भी होने वाले हैं, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। खास करके जैसे मंडी की मार्केट फीस है, मार्केट फीस बाहर जो सामान बिकता है आज पुराने कानून के हिसाब से तो उस पर भी मार्केट फीस लगेगी, लेकिन अगर नए कानून लागू होते हैं तो मंडी से बाहर कोई भी चीज़ बिक्री होती है उसका कोई पूछताछ नहीं होगी, उसका कोई फीस नहीं लगेगी। तो आज हमने फीस जो कम की थी पहले बासमती जैसे चावल के ऊपर, उसको दोबारा से हमको 4% इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कानून जो है नए लागू नहीं हुए। हम भी चाहते हैं नए कानून का ठीक से वो लोग समझें, उसका क्या उसका उपयोग है और किस प्रकार से लाभकारी है, वो अगर समझेंगे और उसका नए कानून की तरफदारी करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी और व्यापारियों को भी सबको लाभ। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आज बढ़ते जल संकट को लेकर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व मंत्री विजय गोयल ने अजमेरी गेट पर प्रदर्शन किया। विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के साथ मिली हुई है। आज दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन दिल्ली के मुखिया और जल बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली से बाहर चुनाव की तैयारियों में मशगूल हैं। देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह के ऊपर इस तरीके से नागरिकों के ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि आप देखो महीनों से गंदा पानी नलकों के अंदर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है 2013 से लेकर आज तक केजरीवाल हर साल ये वायदा करते हैं कि हम साफ पानी देंगे, हम पानी देंगे, हम गंदा पानी नहीं देंगे, किंतु वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जी। लोग गंदा पानी पे मजबूर हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण कोरोना और कोविड फैल रहा है। यमुना को इन्होंने साफ नहीं किया, टैंकर माफिया से मिला हुआ है, लोग बोतलों का बाजार से पानी खरीदने को मजबूर हैं, जल बोर्ड के अंदर घोटाला है। क्या करें जी, अब तो इस शासन को बदलना पड़ेगा। केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वो दिल्ली में अब शासन चलाने योग्य नहीं रह गए। मगर दिल्ली सरकार तो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रही है और ना ही इसके पानी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ही ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर वसीम रिजवी ने ओवैसी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी और राजभर दोनों मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होने वाले लोगों के सपने कभी साकार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आप तेलंगाना बचाइए क्योंकि हम 2023 में तेलंगाना भी आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो हैं वो मुंगेरी लाल के सपने अब देख रहे हैं लगातार। चूंकि राजभर जी के साथ में हैं तो दोनों लोग जो है रोज कुछ न कुछ नए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं
और मैं उनसे कहूंगा कि सपने अच्छे देखिए। अब भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ में खड़े होने वाले लोगों के सपने पूरे होने वाले देश में और उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आप जाइए अपना तेलंगाना बचाइए। हम 23 में तेलंगाना भी लेने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में क्यों आप बार बार यहां आ रहे हैं? यहां आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी जो हसरत है ये एक साजिश के तहत आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एक हसरत है, इन्हीं की पार्टी का बयान है कि हम मुसलमान यहां मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आप तेलंगाना पहले बचाइए, फिर यहां की सोचिएगा। यहां आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, यहां आपका कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा चुकी है। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनते ही फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। इस दौरान हैकर ने उनके कांग्रेस के समय के पुराने वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिए। बाद में जब सिंधिया की सोशल मीडिया टीम को इस घटना की भनक लगी, तमाम पुराने वीडियो को तुरंत डिलीट किया गया और पेज को फिर रिकवर किया गया। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने शिकायत के बाद FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई की देर रात करीब 12:15 बजे भारत सरकार के केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अधिकृत फेसबुक पेज को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हैक कर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। हैकर ने इस दौरान सिंधिया के पुराने वीडियो, जिसमें वो बतौर कांग्रेस नेता भाजपा के खिलाफ बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपलोड किया। हालांकि सिंधिया की सोशल मीडिया टीम ने कुछ ही वक्त में ये गड़बड़ी पकड़ ली और उनके विवादित वीडियो टाइमलाइन से हटवा दिए गए और बाद में डिलीट करने के बाद पेज को दोबारा से रिकवर भी किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 1990 में अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के नाम पर प्रदेश में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। आजादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे उन्हें अपने लिए कुछ नहीं पाना था, तो उस समय का वो शेर हम सब जानते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो लोग आज़ादी के बाद अयोध्या में गुलामी और अपमान के उस कलंक को हटाने के लिए गए थे, दिल्ली के ILBS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की आज से शुरुआत हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का परीक्षण किया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब LNJP अस्पताल में कल यानी बुधवार को शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर आज ILBS में दिल्ली सरकार की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी की शुरुआत की गई। इन लैब्स की मदद से कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान और उसकी गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा। कोरोना काल में विज्ञान की इस तकनीक से दिल्ली वासियों को काफी फायदा पहुंचेगा। जो कोरोना के वायरस है उसकी जो वेरिएंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए लैब चालू की जा रही है। शुरू हो गई है लैब। मुझे लगता है कि पहले रिजल्ट्स 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था LNJP के अंदर पहली ऐसी लैब बनी थी, लेकिन जो ILBS में लैब बनी है वो उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और शायद अपने तरीके की नॉर्थ इंडिया की इस तरह की पहली लैब है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इससे दिल्ली के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक हमारे जितने भी सैंपल्स थे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के NCDC वगैरह में भेजने पड़ते थे, अब हम लोग यहीं पे कर सकते हैं और अगर कोई नया वेरिएंट आता है हमें तुरंत पता चल जाएगा। और उसकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने PGI पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से सिंह की हालत के बारे में जानकारी ली। नड्डा ने पूर्व CM से बातचीत करने की भी कोशिश की। इसके अलावा यूपी के BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी कल्याण सिंह का हाल जानने PGI पहुंचे। SGPGI में भर्ती यूपी के पूर्व CM और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत में चौथे दिन भी सुधार हुआ है। PGI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमन ने बताया कि कल्याण सिंह अब
लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मियों से इशारों में बातचीत भी की और उनके सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। डॉक्टरों के मुताबिक उनके वाइटल ऑर्गन अब सामान्य होते जा रहे हैं। गुरुवार को कल्याण सिंह के हाथ पैरों की नसें पहले के मुकाबले काम करने लग गई हैं। उन्होंने अपने हाथ से चिकित्सकों के हाथ की उंगली को पकड़ा। पूर्व सीएम संजय गांधी पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन के सीसीएम 1 में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। सीनियर डॉक्टरों की टीम उनकी खास तौर पर निगरानी कर रही है। हरियाणा में फरीदाबाद के खोरी वासियों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। प्रशासन एक और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने को लेकर तोड़फोड़ पर उतारू है, तो वो भी खोरी वासियों को भूमाफिया चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। और इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो उनके आशियाने उजड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अभी भी डर के साए में रह रहे हैं, कभी भी पीला पंजा उन पर चल सकता है। एक तरफ सरकार जहां झुग्गी और मकान की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे सिर से छत हटाने का काम कर रही है। लोगों का कहना है कि जिन बिल्डर्स ने हमें जमीन बेची है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बबलू फ्लैट दे रहे हैं डबुआ में, तो वो फ्लैट की स्थिति ऐसी है मैम, उसके अंदर जानवर भी नहीं रह सकता, इंसान तो लग रहा है। टॉयलेट की ऐसी हालत है, गेट है नहीं, सारे 15 साल पहले बना के तैयार कर दिए। अगर पहले 15 साल पहले अगर पब्लिक को पता होता तो डबुआ में जाकर रहती, फ्लैट वो ले लेती। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो यहाँ पब्लिक मर भी रही है और कई लोग मर भी गए। तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है यहाँ की कि पब्लिक पानी को परेशान, पानी की बोतल लाते हैं 50 रुपए की, उससे नहाएं क्या पिए। लाइट काट दी गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इंटरनेट की सर्विस काट दी गई है, पढ़ाई बच्चे करने के। अब बच्चे इस हालत में जाएँ तो जाएगा। जी का एक नारा था, जहाँ झुग्गी हुआ मकान ना, हमारे तो मकान है, झुग्गी तो है भी नहीं, तो हमारे मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं। अच्छा मैम, प्रशासन को सब पता है, प्रशासन मिला हुआ था। जब जगह बेचते थे, माफिया आते थे बेचने वाले, तो प्रशासन साथ में आता था। घर बनाने के लिए अगर कोई भी लेंटर डालता था तो 50-40 हज़ार रुपये लेते थे लेंटर के, जिसे दिल्ली में लेते हैं एमसीडी वाले, ऐसे यहाँ लेते थे। तो माफिया तो लेते थे, माफिया के। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी हैं दमदार समाचार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि अगर सबका डीएनए एक है तो लव जिहाद कानून की क्या जरूरत है। वहीं अब दिग्विजय के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आरएसएस प्रमुख पर टिप्पणी कर सकें। दिग्विजय सिंह को मैं ये ज्ञान देना चाहता हूं कि कानून इसलिए लाया गया है क्योंकि धर्मांतरण हो रहा है। अगर वो दम रखते हैं तो सामने आकर बोल दें कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अगर धर्मांतरण रुक जाएगा तो कानून की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो परम पूज्य सरसंघ चालक जी पर कोई टिप्पणी करें। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी को ये दिव्य ज्ञान जरूर मैं देना चाहता हूं कि धर्मांतरण रोकने का कानून इसीलिए लाया गया है क्योंकि धर्मांतरण हो रहा है। यदि उनमें ताकत है, यदि उनमें नैतिकता है, यदि वो दम रखते हैं तो सामने आकर बोल दे कि धर्मांतरण इस देश में नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण रुक जाएगा, धर्म परिवर्तन रुक जाएगा तो धर्मांतरण कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुद्दा तो यही है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता तुष्टीकरण को अपनाकर धर्मांतरण करवाने वालों को संरक्षण देते हैं। इसीलिए तो धर्मांतरण जैसे कानून को रोकने वाले कानून लाने पड़ते हैं। वो बोल दें आके कि लव जिहाद गलत है, वो बोल दें कि लव जिहादियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, वो तो दम उनमें आएगी नहीं। उनको तो केवल हिंदुओं पर कुठाराघात करना है, हिंदू मतावलंबियों को अपमानित करना है। इसलिए दिग्विजय सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो सामने आए और ये कह दें कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के निकट नौशहरा सेक्टर में सीमा पार अब पाकिस्तान की ओर से आतंकियों के जारी घुसपैठ के प्रयास को सीमा पर सतर्क जवानों ने विफल बना दिया। एलओसी पर जैसे ही आतंकियों के एक दल ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की तो सीमा पर सतर्क जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक आतंकी को मार गिराने में
सेना को कामयाबी मिली है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। इस फायरिंग में 2 जवानों को चोटें आई हैं। इन दोनों को तुरंत सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस बीच ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं कि एलओसी के करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रातःकालीन पाकिस्तान से एक टेररिस्ट का दस्ता नौशेरा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्विलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा उन्हें न्यूट्रलाइज करा। फायर फाइट के अंदर एक आतंकवादी मार गिराया गया तथा उसका मृत शरीर भी हमने प्राप्त किया है। इस मुठभेड़ के बाद एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, भारी मात्रा में असला और 2 हथगोले भी बरामद करे हैं। भारतीय सेना के जवानों की यह प्रतिष्ठा, अचूक साहस ये प्रदर्शित करता है कि हम कोई भी पाकिस्तानी टेररिस्ट के अंजाम को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आने की विफल करेंगे। धन्यवाद। सर, कितने ट्रेनिंग कैंप हैं जो 7 जुलाई 2021 यानी कल प्रातःकालीन पाकिस्तान से एक टेररिस्ट का दस्ता नौशेरा सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के चौकस जवानों ने अपने सर्विलेंस ग्रिड और फायर के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित नाबालिग लड़की के दोस्तों पर ही सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि धोखे से गर्लफ्रेंड को होटल में बुलाकर उसके दोस्तों ने उसके साथ गैंगरेप किया। घटना पाटलिपुत्र थाना के इंद्रपुरी रोड नंबर 0 में स्थित होटल ग्रीनलैंड में हुई। घटना के बाद नाबालिग पीड़िता ने ही पुलिस को फोन कर इस मामले की जानकारी दी और पूरी आपबीती सुनाई। पाटलिपुत्र थाना पुलिस होटल पहुंची और 2 युवकों को गिरफ्तार करने के साथ ही पीड़िता को थाना लेकर आ गई। 6 जुलाई के शाम की घटना है ये। एक पीड़ित लड़की थाने पे आई और उसने बताया कि ऐसा ऐसा उसके साथ हो रखा है। तो तत्काल पुलिस ने जिन अभियुक्तों का नाम लिया गया था उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने लगातार छापेमारी की और दोनों लोग ही देर रात तक गिरफ्तार हो गए थे, जिनको फिर आगे कोर्ट में फॉरवर्ड किया गया है। होटल करने क्या किस तरह का इन्होंने ओयो के थ्रू एक रूम बुक कराया था। आजकल ऑप्शंस रहता है कि लोग कपल्स भी ओयो के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना रूम बुक करा लेते हैं। एक होटल है पाटलिपुत्रा थाना एरिया में, उन्होंने एक रूम बुक कराया था, तो उनसे ही पूछताछ हो रही है। अब एक 164 का बयान हम लोग कराएंगे कोर्ट में और उस बयान में वो क्या बोलती हैं, और बयान भी बिकॉज इसमें पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही किया जाता है। कोर्ट में जो बयान आता है उस बयान के बाद ही हम लोग निर्णय ले पाएंगे क्या था। तो मेडिकल जांच भी कराएंगे। कैबिनेट विस्तार और फेरबदल के एक दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नए मंत्रियों के साथ कामकाज शुरू किया। पीएम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलोर जैसे केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। बंगाल की खाड़ी में फिर सक्रिय हुआ मानसून जबलपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। विंध्य महाकौशल समेत प्रदेश में भी असर होना इसका शुरू हो चुका है। आज सुबह जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, गुना, सागर, छिंदवाड़ा में हल्की बारिश ने राहत दी। भोपाल में भी बादल छाए हुए थे, यहां रह रहकर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई तक हल्की बारिश होगी। इंदौर और ग्वालियर में उमस और तेज धूप से लोग परेशान हैं। रात तक मौसम बदलने के आसार हैं। 11 जुलाई से तेज बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। फसलों को बारिश की सख्त जरूरत है। कई जगह दोबारा फसल के उगने के हालात बन गए हैं।
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस मौसम में सड़कों और आपदा की संभावना का खतरा भी बढ़ गया है, जिसको लेकर यूपी के अल्मोड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने जनपद के तमाम विभागों को मानसून को लेकर अलर्ट किया है। वहीं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जनपद में पिछले दिनों हुई बारिश से कई मार्ग बंद हो गए थे, जिनको खोल दिया गया है और आगे भी मानसून को लेकर तमाम विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट वेव ऑफ तैयारियां पूरा हो चुका है। हमारी जितनी भी लगभग कोशिश ये की जा रही है, कुछ सड़कें अभी भी बंद हैं जिनको हम लोग खोलने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सारे मेजर मोटर मार्ग इस समय खुले हुए हैं। और जितनी भी हमारी फर्स्ट जो हमारी छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बस रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन की ये रैली प्रदेश के हर शहर में निकाली गई। महंगाई की वजह से हुए प्रदेश स्तरीय इस आंदोलन का असर रायपुर में भी देखने को मिला। पंडरी बस स्टैंड पर गांधी टोपी लगाए बस संचालक जमा होने लगे। सभी ने हाथ में हमारी मांगे पूरी करो महाबंद जैसी बातें लिखी, तख्ती थाम रखी थी। बस स्टैंड के बाहर ही नारेबाजी शुरू हो गई। उनकी मांग थी कि जिस रफ्तार से डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह बसों का किराया भी बढ़ाया जाए। महंगे डीजल में कम किराए पर बसें चलाना मुश्किल हो रहा है। पौंडरी बस स्टैंड पर दर्जनों बस मालिकों की गाड़ियां लाकर खड़ी की गई थी। ये सभी धीरे धीरे सरकार के जिम्मेदार लोगों से मिलकर अपनी मांगों से उनको अवगत कराने लगे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। हरियाणा के अंबाला में गंगा गौशाला में मौजूद गायों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हालात ये हैं कि वहां पर ना तो गायों के लिए चारा है और ना ही कोई व्यवस्था। रात के वक्त आई तेज हवा के बाद आज वहां पर बना शेड भी टूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर शेड के नीचे से गायों को निकाला। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गौशाला हमारे पास रजिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इस मामले में गौशाला के मेंबर्स से बातचीत की जाएगी और जितनी भी गायों की हालत खराब है उनका इलाज करवाया जाएगा। 15 दिन से 20 दिन से काम कर रहा है मशीन से ते मैं हाँ पानी भरना आंदा ते मैं इत्थे देख रहा ते जितने दिन मैंने 15-20 दिन हो गए गाइयां छाइयां मार रही हैं। इन्हां वास्ते कोई चारा नहीं है ते ना इन्हां वास्ते कोई पानी नहीं है। धुप्प विच वधियां ना इन्हां वास्ते कोई छां वास्ते प्रबंध है ते इत्थे जिहड़ा कोई मैनेजर कोई भी है ते ना वो मैं इत्थे कोई कदे भी देखिया आंदा ना कुछ कर रहा ते मैनूं 20 दिन हो गए ये गाइयां इत्थे मार रही तड़फ रही ने ते अज छप्पर गिर गया यहाँ इत्थे छावां वाला ही इत्थे कोई छावां का प्रबंध नहीं है ते ना पानी है। गाँव तहसील की कोई भी गौशाला हमारे डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो गौशाला है उससे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के जलालपुर ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के पहले ही 2 दिन प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर बवाल हुआ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक पक्ष के लोग केराकत विधायक दिनेश चौधरी के प्रतिनिधि लाल प्रताप सिंह के घर देर रात पहुंच गए। बीडीसी सदस्यों की बात को लेकर बेदीराम के गुट ने लाल प्रताप सिंह के घर पर धावा बोल दिया। देर रात वहां जमकर मारपीट हुई और गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। बवाल में 2 स्कॉर्पियो और एक कार को लोगों ने तोड़फोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी सिटी संजय कुमार मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जलालपुर ब्लॉक में निर्दलीय प्रत्याशी बदामा देवी और भाजपा की उम्मीदवार कमलेश कुमारी के गुट में जमकर मारपीट हुई। ये मारपीट केराकत विधायक के प्रतिनिधि लाल प्रताप सिंह के घर रहटी में हुई। निर्दलीय प्रत्याशी बदामा देवी के गुट से कुछ लोग लाल प्रताप सिंह के घर पर पहुंच गए। इस दौरान लाल प्रताप सिंह नामांकन के लिए तैयारी कर रहे थे। पहुंचते ही हमला बोल दिया गया। 2 गुटों में मारपीट पथराव बवाल को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर गुरुवार को तमाम जिलों में प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किए। इस दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं, झड़प, लाठीचार्ज, फायरिंग की घटनाएं की देखने को मिली। कहीं नामांकन से पहले प्रत्याशी के अपहरण को लेकर बवाल मचा तो कहीं पर्चा छीनने की बात सामने आई। एक दिन पहले ही डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सख्ती बरतने के आदेश दिए थे, लेकिन जिलों में डीजीपी के निर्देशों का असर नहीं दिखाई दिया। डीजीपी ने कहा है कि सभी घटनाओं में सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि संभल में नामांकन के दौरान
सीओ और एसडीएम से तीखी नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर जमकर लाठियां भांजी। नामांकन परिसर के बाहर खड़े लोगों को वहां से भगाया गया। हरियाणा के गांव में मधुमक्खी के जरिए लोग आमदनी कर रहे हैं। लोग अब शहद के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। प्रदेश से होकर गुजर रही नरवाना ब्रांच नहर शहद उत्पादकों की पसंदीदा जगह बन गई है। सूरजमुखी फसल के दौरान इस एरिया में ही नहर किनारे सैकड़ों की तादाद में मधुमक्खी के डिब्बे रखे हुए नजर आते हैं। झांसा और आसपास के क्षेत्र में हजारों एकड़ सूरजमुखी की फसल होती है। वहीं नहर किनारे वन विभाग के द्वारा लगाए फलदार पेड़ भी मधुमक्खी पालन में कारगर साबित हो रहे हैं। मधुमक्खियों के शहद बनाने का मुख्य स्रोत उक्त फूल हैं। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा खेती उत्तरी हरियाणा में हो रही है। वहीं नहर के पास होने के कारण जहां मधुमक्खियों को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, साथ ही पेड़ों की छाया में डिब्बे भी गर्मी से महफूज रहते हैं। कुछ वक्त से प्रदेश भर में मधुमक्खी पालक नहर किनारे मधुमक्खियों के लेकर डिब्बे लेकर पहुंचे हुए हैं। इनके डिब्बों में शहद उत्पादन भी हो चुका है। अब यहां से दूसरे राज्यों में रुख करेंगे। सिरसा से पहुंचे मधुमक्खी पालक कुलदीप बताते हैं कि इन दिनों फूलों से संबंधित खेती कम होती है। ऐसे में कुरुक्षेत्र का ये इलाका ही मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल रहता है। साथ ही यमुनानगर का जगाधरी इलाका भी मधुमक्खी पालन के लिए अनुकूल माना जाता है। आशीष काम्बोज, यानी कि जगाधरी से रहने वाला हूँ मैं, और 35 मेरी ईयर्स है। मैं मधुमक्खी का पालन कर रहा हूँ 5 साल। ये 3 तरह की मक्खी होती है वैसे तो, ये पहाड़ी माल की होगी, छोटी मक्खी होगी, कि पालतू मक्खी इटालियन मक्खी है। ये बक्से के अंदर ही काम करेगी, बाहर ही काम नहीं करेगी। कितना टाइम लगता है बक्से में? जैसे फूल के ऊपर भी जितना फूल हमारे आसपास है, तो अगर जो फूल काफ़ी एरिया में है तो वह मुश्किल से 4 या 5 दिन में शायद तैयार कर देती है। ये क्या चीज़ें हैं? ये तो मुँह की यानी कि जाली हो गई, जैसे कि मुँह पे मक्खी ना लड़े, जो ना ऑटोमेटिक अपनी मोम ला के ये तैयार कर दी है। ये बच्चा है जी सारा, जो ये यानी जो पानी की तरह दिख रहा है आपको, ये शहद है जो यानी कि अभी ताजा लेकर आई हुई है मक्खी। हाँ जी, एक बक्से के अंदर सिर्फ एक रानी होती है, वो 2 भी हो जाती है तो, पर यानी कि वे बाहर निकल के बैठ जाती है। जो ये अपना टेम्परेचर अपना बनाते हैं डब्बे के अंदर, 35 डिग्री तक टेम्परेचर होता है इनका 12 महीने। एक दिन में वो 1200-1300 अंडे देती है जी डेली के। सिक्योरिटी गार्ड है सारे, यानी इसमें राजनीति चाल है सारी। मक्खी अंदर अपने डब्बे के अंदर कभी भी यानी कि एक तो दूसरी मक्खी को अंदर नहीं बढ़ने देगी। अगर कोई चीज अंदर कुछ कबाड़। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान संगठनों द्वारा पंजाब के जिला संगरूर में दर्जन भर स्थानों पर बड़ी संख्या में किसान, नौजवान और महिलाओं ने सड़कों को रोककर अपना रोष जताया। किसान नेताओं ने कहा कि देश भर में चक्का जाम का मुख्य मुद्दा गहरी नींद में सो रही मोदी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाना है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए 2 घंटे का जाम लगाया गया। जिथे कुल हिंदुस्तान दे विच लोग रसोई दे सिलेंडर ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੇਜ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ वास्ते। यूपी के सीतापुर जिले के थाना कमालपुर इलाके में गुरुवार को कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हो गया। नामांकन करने जा रही भाजपा से बागी उम्मीदवार को रोकने को लेकर हुए बवाल के दौरान हथगोले चले और कई राउंड फायरिंग भी की गई। घटना के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने लोगों पर लाठियां भांजी। घटना के बाद तनाव है। फिलहाल पुलिस पूरे हालात को काबू करने का दावा कर रही है। घटना में 3 लोग घायल हैं। चश्मदीदों की माने तो करीब 12 राउंड फायरिंग हुई है और कई हथगोले दागे गए। घटना में पकड़ू सिंह, कमलापुर के निवासी अखंड सिंह और भेलापुर के टिंकू यादव घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। सूचना पाकर मौके पर एसपी आरपी सिंह आगे हैं। फिलहाल हालात काबू में है।
हरियाणा में 13 दिन पहले एंट्री कर चुका मानसून अब सूखा ही बीता जा रहा है। इससे तापमान बढ़ता जा रहा है। बुधवार को गुरुग्राम में दिन का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। ये सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। कई इलाकों में लू से लोगों का बेहाल है। जुलाई में बारिश की कमी भी देखी जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 7 जुलाई तक हरियाणा में 7.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस अवधि में 23.1 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, यानी 69 मिलीमीटर कम बारिश हुई। जुलाई में बारिश की कमी इतनी हो चुकी है कि पानीपत समेत 8 जिले रेड जोन और 11 जिले येलो जोन में आ चुके हैं। रेवाड़ी सामान्य बारिश के कारण ग्रीन जोन में है। सिर्फ नूह जिला सामान्य से ज्यादा बारिश होने के कारण ब्लू जोन में है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जुलाई की रात से मानसून सक्रिय होने का अनुमान है। इससे बरसात की कमी धुल सकती है। हरियाणा के हिसार में दिन ही नहीं बल्कि रात भी गर्म हो रही है। हालात ये हैं कि रात्रि तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 31.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में बारिश ही दिन और रात की गर्मी के कम करने का काम कर सकेगी। मौजूदा वक्त में मानसून की रेखा नीचे आने की संभावना को लेकर प्रदेश में 9 जुलाई से मौसम में बदलाव संभावित है। राज्य में 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।